हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस मोटो पर। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि मैंने एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करके बहुत ही अच्छे से रीड किया है, उसके बाद उसको हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट किया है। तो ये आपके बहुत ही काम में आने वाले हैं। एक एक पॉइंट्स को मैंने बारीकी से डाला है इसमें, ये समझ लीजिए आप। तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, पैट हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये हिस्ट्री के ऐसे मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आगे इसको भूगोल के और राजनीतिक जीवन करके एक चैप्टर है पॉलिटिक्स का, तो मैं वो भी बना दूंगी आपके लिए शॉर्ट्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इन्वायरोनेर से हुई है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऐसा का ऐसा ही, कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा परपटी बोलते हैं। यह सबसे पतली परत है। यह महाद्वीपीय संगति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो आपको ये चीज़, अगर आपने देखा होगा सीटेट के जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे सीटेट का जूनियर का हो गया या फिर सीटेट प्राइमरी लेवल का हो गया, तो उसमें ये एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको रटने हैं एक तरीके से, ये मान लो। आगे मैं आपको ट्रिक्स में भी बता दूंगी थोड़ा सा, तो आपको आसानी हो जाएगी इनको रीड करने में, याद करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय संगति में मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीपीय जो संगति है मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बनी है, सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बनेंगे कि महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम यानी सियोल, जिसको बोलते हैं सियोल, और महासागर की परपटी मुख्य रूप से सीमे से यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। तो आपको ये याद रखने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैंने लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। ठीक है, पृथ्वी की जो देखो, सबसे पहले परत जो होती है, जैसे कि मैं ले लेती हूँ, जैसे कि ये पृथ्वी है, इसके जो सबसे ऊपरी परत है, ये क्या है? ये है परपटी। ठीक है, ये क्या है? परपटी। ठीक है, और जो बीच की है, ये क्या है? ये मेंटल है, ये मेंटल है। ठीक है, और जो नीचे वाली है वो क्या है? निफे जो बनी है, क्रोड है, ये क्रोड। ठीक है, जो निफे से बनी है, निकिल एवं लोहे से। ठीक है, निकिल एवं लोहे से बनी है। तो ये क्या है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। पृथ्वी के आयतन का 1% परपटी, 84% मेंटल, 15% क्रोड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये आपको पूछा जा सकता है एज इट इज। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये महासागर है, तो महासागर में इसकी गहराई कितनी है? 5 किलोमीटर है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, इसको मान लो, ये मैंने अपने खुद से बनाया आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक, ये है, ये क्रोड है, ये मेंटल है, ये परपटी, यानी कि एक सेकेंड, जो परपटी है ये 1% है, ये ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, ये किससे मिलके बना है? सियोल से। ये मेंटल है, ये 84% है, यानी कि जो जो ये वाला हिस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, तो ये मेंटल है जिसे बोलते हैं। और ये तीसरा जो हिस्सा है वो क्रोड है 15%, जो निकल और लोहे से मिलके बना है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सेल किसे कहते हैं? सेल पृथ्वी की परपटी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैसे ये 3 परत हैं, तो जो ऊपरी परत जो है ना, ये है परपटी। तो जो परपटी को बनाती है, जो परपटी को बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, उन्हीं को उनके किसी भी प्राकृतिक पिंड को, मतलब कि कोई भी छोटा सा भी ले लिए तो उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, उनको सेल बोलते हैं। अब जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? वो सेल 3 प्रकार की हैं। आग्नेय, पहली है आग्नेय, दूसरी है अवसादी, तीसरी है कायांतरित। इंग्लिश में भी आप लोग एक बार देख लें, सेडिमेंट्री, कायांतरित को मेटामॉर्फिक। तो आइए आग्नेय पढ़ते हैं। आग्नेय सेल है जिसको इग्नियस भी बोलते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी ऐसा होता है सीटेट में हिंदी में नाम नहीं देते हैं, तो इंग्लिश में आपको याद रखना है इग्नियस। ठीक है, ये क्या है? द्रवित मैग्मा का ठंडा होकर ठोस हो जाना। जैसे कि कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, जैसे कि कोई ज्वालामुखी उठा, ठीक है, यहाँ से ज्वालामुखी उठा, अब ये ठंडा हो गया, इसका मैग्मा निकला बाहर, तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद जो ये ठोस हो जाता है, यही आग्नेय, ये चट्टानें जो बनती हैं ये आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। इसे हम प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक सेल है। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल और बहिर्भेदी आग्नेय सेल। अच्छा, अंतर्भेदी आग्नेय सेल और बहिर्भेदी आग्नेय सेल में क्या अंतर है? मैग्मा का परपटी के अंदर ही ठंडा हो जाना। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि ये परपटी है, अब कोई ज्वालामुखी यहाँ से फूटा, तो जो ऊपर गया यहाँ पे फैल गया परपटी के ऊपर। ठीक है, दूसरे कलर से मैं बता दूं ताकि आपको दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठ सके। सॉरी, किधर से कलर चेंज होंगे? जैसे कि मैग्मा का परपटी के अंदर ठंडा होना, जैसे कि ये है ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, ये बाहर, ये परपटी है ग्रीन कलर की। ठीक है, अगर ये बाहर फैल गया और ये ठंडा हो गया तो ये बहिर्वेदी आग्नेय सेल है। और जो मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है परपटी के अंदर, वो अंतर्भेदी आग्नेय सेल है। ठीक है, आपको समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ग्रेनाइट, जैसे कि अंतर्भेदी आग्नेय सेल जो है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल जो है, जो कि अंतर्भेदी, अंतर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अंदर है ना, परपटी के अंदर ही ठंडी हो जाती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूं कि नाइट मीन्स अंधेरा, जो भी सेल अंदर रहेंगी उसे अंधेरे में ही तो रहेंगी, तो वो क्या हो गया? ग्रेनाइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बहिर्वेदी आग्नेय सेल, इसका क्या है? बेसॉल्ट। ये तो बाकी बची दूसरी, वो आप याद कर लें, बेसॉल्ट। ठीक है, मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होना, तो ये बेसॉल्ट हो गई। जो दक्कन के पठार हैं वो बेसॉल्ट सेलों से ही बने हैं। अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं अवसादी सेल। अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री। अवसादी यानी कि बलुआ पत्थर, जीवाश्म, चिकनी मिट्टी। ये आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि ये बलुआ पत्थर है, जीवाश्म है, ये चिकनी मिट्टी है, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं या किस प्रकार की सेल हैं। तो आपको आंसर में लिखना होगा अवसादी। अवसादी मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का अवसाद एक जगह पे जमा होता रहा तो वो चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पेड़ मान लो, पेड़ के पत्ते गिरते रहे कहीं पे भी, वो एक गिरते रहे सालों साल गिरते रहे, फिर वो ठोस के रूप में बन गए।
जब वो ठोस बन गए तो वो क्या हो गया, अवसाद के रूप में हो गया। ठीक है, जैसे कि कोई जीव मर गया, वो भी जीवाश्म यानी कि जीवाश्म। तो बलुआ पत्थर, जीवाश्म, चिकनी मिट्टी, तो वो अवसादी चट्टानें बोली जाती हैं उनको। अब कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। कायांतरित मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी सेल है, ठीक है, जैसे कि अवसादी है या आग्नेय है, अगर ये इसकी काया बदल जाए, ठीक है, बहुत टाइम तक पड़ी रहती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी परिवर्तन होने लगता है। तो वो क्या है, वो स्लेट या संगमरमर, जैसे कि स्लेट या संगमरमर, आप इनका एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्लेट या संगमरमर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, ये सारे क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब कुछ, तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैंने ये शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। तो आप वो बखूबी अच्छे से पढ़िए, चाहे तो आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिए और अच्छे से रिवाइज करिए उसको, हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, अच्छा, एक होता है अंतर्जनित बल यानी कि आकस्मिक बल, और दो प्रकार की होती हैं। दूसरी क्या है, बहिर्जनित बल या अपर्दन या निक्षेपण। ठीक है, अंतर्जनित बल या जिसमें जैसे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जितने भी फोर्स लगते हैं, जैसे कि अंदर जो भी गतियाँ होती हैं वो पृथ्वी के अंदर, जैसे कि भूकंप आया, भूकंप पृथ्वी के नीचे आएगा, भूस्खलन हुआ, चट्टानें खिसकना, भूस्खलन मतलब ज्वालामुखी उठा, वो भी नीचे से आता है ना। तो ये क्या हो गया, ये आकस्मिक बल भी बोलते हैं इनको, अंतर्जनित बल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बहिर्जनित बल यानी कि बाहर, जो भी पृथ्वी के बाहर हो रहा है इधर, तो क्या हो गया ये, जैसे कि नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये सब बाहरी हैं गतियाँ। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा। आप ऐसे ही नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे, मेरे साथ पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि उद्गम केंद्र क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है, जबकि उद्गम केंद्र होता है भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जबकि उद्गम केंद्र के पास भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अब भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें, भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें। पी को हम अनुदैर्ध्य तरंगें बोलते हैं, एस को हम अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं, एल को हम पृष्ठीय तरंगें बोलते हैं। ठीक है, इससे आगे वाली क्लास में मैं इसके आगे वाले नोट्स डाल दूँगी। शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसके आगे वाले जो नोट्स हैं वो क्लास 2 करके डाल दूँगी वीडियो, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।